सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जो कि पार्ट 1 होगा। ये टॉपिक CSET स्टूडेंट्स के लिए जो कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट को बिलोंग करता है, चैप्टर 2 है। ठीक है, CSET इकोनॉमिक्स चैप्टर 2। अभी सुनो अच्छे से, जितने भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि यार इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, इकोनॉमिक्स सर बहुत ज्यादा टफ लगता है, भैया ये अच्छे से समझा दीजिए। तो देखो, सबसे पहला बात कि बहुत ज्यादा इजी है ये वाला चैप्टर। बहुत सारे बच्चों को डाउट था इस चैप्टर में कि सर जल्द से जल्द ये चैप्टर लाइए, तो बहुत ही ज्यादा इजी है ये चैप्टर। आपको टेंशन लेने की दरकार नहीं, आपको बस क्या करना है कि आराम से बैठना है, आपको बैठ के आराम से पेन पेपर लेके नोट डाउन करना है कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या कंसेप्ट है इसका। ठीक है, और आप देखोगे एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको जो मतलब जितना भी डाउट्स था, जितना भी फियर था ना, वो सब चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से कि नेशनल इनकम जो है ना वो होता क्या चीज है, और नेशनल इनकम का दरकार क्यों है सर, नेशनल इनकम क्या चीज है ये चीज, और नेशनल इनकम हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं सर, ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, सब कर लूंगा, लेकिन सबसे पहले अपने को देखना है कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो नेशनल इनकम का डेफिनेशन ना भाई बहुत तरीकों से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नेशनल इनकम ये है, नेशनल इनकम वो है। तो सारे डेफिनेशंस को अपन को समझना है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपको कहां से क्या दे देगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो जितना ज्यादा आप कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करोगे उतना ज्यादा इजी होगा आपके लिए। अभी आ जाओ, पहला डेफिनेशन देखेंगे। National income is an uncertain term which is used interchangeably with national dividend, national output and national expenditure. National income का और अलग नाम क्या है, ऑल्टरनेटिव नेम्स क्या है, बताओ फटाफट। नेशनल डिविडेंड, नेशनल आउटपुट, नेशनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो नेशनल इनकम हम लोग नेशनल डिविडेंड के नाम से जानते हैं, नेशनल आउटपुट के नाम से जानते हैं, नेशनल एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो इसके हिसाब से ऑन द बेसिस नेशनल इनकम हैज बीन डिफाइंड इन अ नंबर ऑफ वेज। तो बहुत सारे तरीकों से नेशनल इनकम अपने को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो एक है कि मतलब कॉमनली जो अपने को पता है, ठीक है, कॉमन डेफिनेशन ये है कि नेशनल इनकम मींस the total value of goods and service produced annually in a country। एक कंट्री में, इंडिया में पकड़ लो, इंडिया में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते एनुअली, एक साल में। ओके, एवरी ईयर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं ना, उससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि नेशनल इनकम कितना हो सकता है। और नेशनल इनकम कैसे होता है वो हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं थ्रू वेरियस मेथड्स। वो मेथड्स भी हम लोग सीखने वाले हैं। ये हो गया एक डेफिनेशन। हाँ, जो एक कंट्री का जितना भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, एक चीज याद रखना, देखो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस और गुड्स एंड सर्विस में डिफरेंस है, अंतर है बहुत ज्यादा। ठीक है, एक है सिर्फ गुड्स एंड सर्विस, एक है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक है सिर्फ गुड्स एंड सर्विस। तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो बताएंगे ना हम लोग, जब हम लोग वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोनाउंस करेंगे तो उसका डेफिनेशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे कि नेशनल इनकम में ना जितना आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो, उस क्वांटिटी को हम लोग काउंट नहीं करते, उस क्वांटिटी को नहीं काउंट करते, उस क्वांटिटी का वैल्यू जो है, उस क्वांटिटी का वैल्यू जो है वो हम लोग काउंट करने वाले हैं एज नेशनल इनकम। समझो एक चीज, पकड़ लो आपके पास, ठीक है, आपके पास पकड़ लो एक गाड़ी का शोरूम है, आपके पास एक गाड़ी का शोरूम है, कार शोरूम। ठीक है, कार शोरूम। तो अभी आपका जो इनकम है, हम लोग कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि आपके शोरूम में जितना कार है, जितना आप कार प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, आप एक प्रोड्यूसर भी हो, तो आप जितना कार प्रोड्यूस करते हो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, या फिर उस कार का प्राइस कितना है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करने वाले। फॉर एग्जाम्पल, आप जो हो ना, आप टाटा नैनो बनाते हो, ठीक है, टाटा नैनो बनाते हो, साल में 100 टाटा नैनो बनाते हो आप। ठीक है, टाटा नैनो बनाते हो आप साल में 100 पीस, 100 कार्स। ओके, 100 यूनिट। अभी समझो, और एक आपका सामने वाला शोरूम जो है वो क्या करता है कि वो ऑडी निकालता है साल में बस 10 वो ऑडी निकालता है। तो क्या उनका इनकम और आपका इनकम सेम हो जाएगा? हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आप 100
आप 100 यूनिट्स का नैनो निकालते हो, आप हमेशा आपका ज्यादा ही होगा। ऐसा नहीं है ना बेटा, नैनो 2 लाख में मिलता था, 1 लाख का वादा था, लेकिन सब पेपर ऊपर मिला के 2 लाख में नैनो आता था, और वो बंद भी हो चुका है कि नहीं, नैनो तो बंद भी हो चुका है। तो 2 लाख में आपका एक नैनो आता था, और उधर ही आपका जो ऑडी आता है वो 15, 20, 25, 30, 40, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, ठीक है, ऐसे रेट में आपका जो है ऑडी मिलता है कि नहीं। तो उस हिसाब से अपने को क्या कैलकुलेट करना है कि कितना आपने प्रोड्यूस किया, या फिर उसका जो आपने प्रोड्यूस किया उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू कितना है वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले। ऑब्वियसली उसका वैल्यू कितना है, उसी से अपने को पता चलेगा कि ओरिजिनल इनकम कितना होता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ये याद रखना। एमसीक्यू में सिर्फ गुड्स एंड सर्विस दे दिया तो भूल से भी टिक मत करना, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। देखो इसमें क्या बता रहा है कि इन अदर वर्ड्स द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम accruing to a country from economic activities in a year time is known as national income। तो और एक डेफिनेशन है कि एक कंट्री में जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक ही चीज है, प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेलिंग और परचेज जो भी कह लो आप, ठीक है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, परचेज का, सेल का, ठीक है, आप बेचते हो, आप खरीदते हो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है ना, उस एक्टिविटीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक साल में कितना अमाउंट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री का नेशनल इनकम। तो एक क्या हो गया, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, और एक क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, ठीक है, अमाउंट ऑफ इनकम accruing to a country from economic activities, जितना अमाउंट ऑफ इनकम आपको आ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू एक कंट्री को, उससे हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया दूसरा डेफिनेशन, ठीक है, दूसरा डेफिनेशन हो गया। अब इस डेफिनेशन में और एक चीज पॉइंट वहां पे ऐड किया गया कि देखो, इट इंक्लूड्स पेमेंट मेड टू ऑल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे बेटा पेमेंट भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, जो कि वेजेस को पेमेंट करना होता है, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है, ठीक है। वेजेस पेमेंट करना, इंटरेस्ट देना, रेंट देना, या फिर प्रॉफिट, समझ में आ रहा है ना। तो ये अपने को इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के अंदर हम लोग इंक्लूड होता है ये चीज, ठीक है। तो एमसीक्यू में आ सकता है बेटा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एमसीक्यू में आ सकता है डेफिनेटली। नेक्स्ट देखो, नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम और एक नाम क्या है, नेट नेशनल इनकम, ठीक है, इज जो कि ग्रॉस नेशनल इनकम है या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लेस डेप्रिसिएशन है। तो ये सब जो वर्ड्स है ना, अच्छे से ध्यान से रखो। नेशनल इनकम का दूसरा नाम क्या है, नेट नेशनल इनकम, ये एक हो चुका है। इज नेशनल इनकम क्या चीज है, इज ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम, जो कि हम लोग दूसरे डेफिनेशन में, मतलब दूसरे नाम से अगर पुकारे हम लोग ग्रॉस नेशनल इनकम को, तो वो हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लेस डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है। ओके, नाउ नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम इज ग्रॉस नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लेस डेप्रिसिएशन। ये तो अपने को पता चल गया कि हाँ जी, नेशनल इनकम का और एक नाम क्या है, नेट नेशनल इनकम, और एक जो है इज ग्रॉस नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अभी समझो एक चीज, इट इज टू बी नोटेड दैट नेशनल इनकम इंक्लूड्स, नेशनल इनकम में क्या क्या चीज आता है, नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो, अब्रॉड से जो कमाई होता है ना, वो भी अपने को नेशनल इनकम में जोड़ना होता है, नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। व्हाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम ओनली फिनिश्ड और फाइनल गुड्स आर कंसीडर्ड एज फैक्टरिंग, इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग वुड अमाउंट टू डबल काउंटिंग। देखो चीज एक यहाँ पे और एक चीज बताया। ओके, मेन पॉइंट इस पैराग्राफ से अपने को क्या समझ में आया कि हाँ, नेशनल इनकम जो है उसको अपने नेट नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं, जो कि ग्रॉस नेशनल इनकम है, या फिर और ग्रॉस नेशनल इनकम का क्या दूसरा मीनिंग है, नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लेस डेप्रिसिएशन। लेस मतलब माइनस, मतलब ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई मेरे। अभी देखो, while computing national income only finished or final goods are considered as factoring, intermediate goods used for manufacturing would amount to double counting। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फैक्ट्री है ना, आपका एक क्या है, फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री में इस साल आपने
इस साल आपने पकड़ लो 2000 यूनिट्स जो है ना, यूनिट्स, मैं वैल्यू का बात नहीं कर रहा हूँ, बस यूनिट का बात करो, क्वांटिटी का, 2000 यूनिट आपने उसका मैन्युफैक्चर किया, आपने प्रोड्यूस किया, ठीक है। अभी 2000 यूनिट का जो प्राइस है ना, वो पकड़ लो आपका 2 लाख है, 2 लाख है, ठीक है, लैक्स है, ये आपने प्रोड्यूस किया और आपके फैक्ट्री में काम चल रहा है अभी 1000 यूनिट का, 1000 यूनिट का काम चल रहा है आपके फैक्ट्री में, जो कि कितना 1 लाख रुपीस का आपका है उसका अमाउंट, ठीक है, काम चल रहा है। तो अपने को ना नेट नेशनल इनकम, जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे ना, तो अपने को बस फिनिश गुड्स लेना है, जो कि इंटरमीडिएट गुड्स है या जिसका काम अभी भी चल रहा है ना, उसका हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये आज इसका काम चल रहा है, जब इसका काम पूरा खत्म हो जाएगा और वो निकल जाएगा फिनिश गुड, जो फाइनल गुड है, ठीक है, फाइनल गुड निकल जाएगा, तब भी तो हम लोग उसको काउंट करने वाले हैं एज नेशनल इनकम। तो डबल काउंटिंग हो जाएगा ना, एक बार बनाने के टाइम में, एक बार जब बनाना खत्म हो चुका तब हम लोग काउंट करें, तो एक कंट्री का जो नेशनल इनकम है ना, वो हैम्पर हो जाएगा, वो ज्यादा दिखाएगा, एक्चुअली में वो कम है लेकिन वो ज्यादा दिखाएगा अगर हम लोग डबल काउंटिंग करें तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है, डबल काउंटिंग नहीं करना है, जो फिनिश गुड्स है, फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल गुड्स है, उसी को हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? यही बताया अपने को तीसरे पैराग्राफ में। अभी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाने वाला है, जो कि है मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम। कितने सारे मेथड्स है नेशनल इनकम मेजर करने के लिए, वो हम लोग देखने वाले हैं अभी। नाउ देखो, द प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, ये एक मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है? द प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा मेथड क्या है? द इनकम मेथड। तीसरा क्या है? द एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 3 मेथड है जो अपने को ध्यान में रखना है अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। कितने मेथड्स है? 3 मेथड्स। So there are 3 methods, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे दी प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में बताया क्या उन्होंने? सिंपल है, देखो, द प्रोडक्ट मेथड measures the contribution of each producing enterprises in the domestic territory of a country. This method involves the following step. अभी देखो, समझो एक चीज, अपने को ना क्या निकालना है? नेशनल इनकम। तो कौन से मेथड से? द प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में अपन क्या करेंगे ना, एक डोमेस्टिक एरिया मतलब टेरिटरी ऑफ द कंट्री, मतलब हाँ, कंट्री के भीतर जो डोमेस्टिक एरिया है, समझ में आ रहा है, उसको डोमेस्टिक हम लोग टेरिटरी कहते हैं, है कि नहीं। तो उसके अंदर जितने भी एंटरप्राइजेस है ना, एंटरप्राइजेस मतलब फार्म्स, जो भी जितने भी एंटरप्राइजेस है, ठीक है, जितने भी एंटरप्राइजेस है ना, उनका हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, वो हम लोग मेजर करने वाले हैं अपना नेट इनकम निकालने के लिए, या फिर नेशनल इनकम जो है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले, जितने भी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी अपना एंटरप्राइजेस है ना, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है पर्टिकुलर ईयर में, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो हम लोग निकालने वाले, ठीक है। तो इसका मेथड है भाई, मेथड है, स्टेप है, सब कुछ चीज का एक स्टेप होता है। अभी देखो पहला स्टेप क्या है, एक अभी जो हम लोग स्टेप पढ़ने वाले हैं ना, आपको याद रखना है कि एक स्टेप दूसरे स्टेप से रिलेट करेगा। आप जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा एक स्टेप दूसरे स्टेप से रिलेट करेगा, दिक्कत नहीं आएगा। देखो, सबसे पहले अपने आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट। अच्छा, इतना तो पता चल गया कि हाँ, अपने को सबसे पहले एंटरप्राइज जो है उसका, देखो इधर पे एंटरप्राइज जो है उनका क्या करना है, उनका कंट्रीब्यूशन ढूंढना है, ठीक है, उतना कितना कंट्रीब्यूशन के एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, वो ढूंढना है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या? इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, कितना खरीदा बेची उन्होंने किया, समझ में आ रहा है ना। तो देखो, identifying the producing enterprises and classifying them into individual sectors according to their activities. अपने को अभी पता करना होगा कि देखो, अपने को क्या पता करना होगा, देखो अच्छे से, ये एंटरप्राइज है, ये एक एंटरप्राइज है कि नहीं। अभी इनमें से कितने प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस है वो भी तो पता करना होगा। ये प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस है, ये प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस है। अच्छा, सबसे पहले ये आपको समझा दूं मैं कि एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज है। देखो, प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज को अपने को ढूंढना होगा कि हाँ, प्रोड्यूसिंग इन एंटरप्राइजेस से प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज कौन सा है जो कि प्रोड्यूस करते हैं गुड्स, ठीक है, प्रोड्यूस करता है गुड्स। ओके, सबसे पहले क्या करना है, प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज को ढूंढ के निकालना है एंड क्लासिफाई देम इनटू इंडिविजुअल सेक्टर्स। अभी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज तो एक नहीं होगा ना, बहुत सारे एंटरप्राइज होंगे कि उनका सेक्टर अलग अलग सेक्टर होंगे वो लोग, ठीक है। कोई ये प्रोड्यूस करता है, कोई पकड़ लो आपका आयरन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, आयरन मटेरियल्स प्रोड्यूस करता है, या फिर कोई मेडिसिन प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को अपने को ढूंढना है, प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज क्या है, तो उनको ढूंढ के ना डिवाइड करना है, ये डिवाइड कर देना है। पकड़ लो, ये मेडिसिन का, फार्मास्यूटिकल्स का, ठीक है, मेडिसिन का,
ये पकड़ लो आयरन का, ये पकड़ लो केमिकल्स, कुछ भी प्रकार का केमिकल्स हो जाए, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री और समथिंग लाइक दैट। तो ये जो है ना, ये अपने को ना क्या करना है कि ये प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस जो इनको अलग करना है कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, अपने को अलग करना है, ठीक है। एक कैटेगरी के अंदर घुसेर के रख देना, ठीक है। देयर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज कौन से टाइप के एक्टिविटीज करते हैं, उन एक्टिविटीज के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर देंगे उनका सेक्टर। समझ में आ रहा है ना? अभी देखो estimating net value added by each producing enterprises as well as each industrial sector and adding up the net value added by the sector। देखो चीज इजी है। ये अपना एक सेक्टर हो गया मेडिकल वाला, मतलब मेडिसिन, ये अपना आयरन वाला, ये अपना कोई भी केमिकल वाला, ठीक है। तो इनका, ठीक है, इनका जो है, इनके अंदर भी बहुत सारे डिवीजन होंगे, है कि नहीं? बहुत सारे एंटरप्राइजेस होंगे, है कि नहीं? इनके अंदर भी तो बहुत सारे एंटरप्राइजेस होंगे। मेडिसिन का के एक ही है क्या मेडिसिन का एंटरप्राइज, या फिर आयरन और का एक ही है, या फिर केमिकल्स का एक ही है? नहीं ना। तो ईच समझो, ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज का हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उनका नेट वैल्यू निकालने वाला है, एस्टिमेट करने वाले कि उनका नेट वैल्यू कितना है, नेट वैल्यू एडेड कितना है, ठीक है, उनका नेट वैल्यू कितना है। तो उनका जितना नेट वैल्यू निकलेगा ना, उनको हम लोग ऐड कर देंगे, इन सब नेट वैल्यूज को हम लोग ऐड कर देंगे, एडिंग अप द नेट वैल्यू एडेड बाय दी ऑल दी सेक्टर्स, ठीक है। ये हम लोग ऐड करके एक कर देंगे, समझ में आ रहा है? ऐड करके एक कर देंगे। एस्टिमेटिंग नेट वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस एज वेल एज ईच इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एडिंग अप देयर नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल दी सेक्टर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये जो मेडिकल इंडस्ट्री है, ये जो आयरन और इंडस्ट्री है, ये जो केमिकल इंडस्ट्री है, उनका जो एंटरप्राइजेस, इंडस्ट्री के अंदर के एक ही दुकान होता है क्या? दुकान के बारे में बात कर रहे हैं कि हम नहीं, एंटरप्राइजेस अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग एंटरप्राइजेस, तो उनका जो कैलकुलेशन है, नेट वैल्यू है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक एक एंटरप्राइज का कैलकुलेट करने के बाद सबको हम लोग ऐड कर देंगे और पूरा इंडस्ट्री का जो है, केमिकल इंडस्ट्री पकड़ लो, आयरन और इंडस्ट्री, उसके बाद मेडिसिन इंडस्ट्री जो है, सबका कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। सबका कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, तो अपने को पता चल जाएगा कि एक इंडस्ट्री में अपना कितना वो लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं नेशनल इनकम के टुवर्ड्स, वो हमको पता चल जाएगा, है कि नहीं? अभी देखो चीज, गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ जी, जीडीपी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, सबको पता है एट देयर मार्केट वैल्यूज, ठीक है। उनका मार्केट वैल्यूज जो है, उनके हिसाब से हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। अभी देखो, द प्रोडक्ट अप्रोच डिफाइंस अ नेशंस ग्रॉस प्रोडक्ट एज दैट मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली प्रोड्यूस्ड विद इन अ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड ऑफ टाइम। तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है? किसी भी पर्टिकुलर अपने कम्युनिटी का जो भी रेट्स है, ठीक है। पकड़ लो, आप किसी भी आप अभी क्या सीजन है, समर का सीजन है, आप जा रहे हो बाजार में मैंगो बेचने के लिए। क्या करने जा रहे हो? बाजार में जा रहे हो आप मैंगो बेचने के लिए। तो अभी जो हम लोग मैंगो बेचने जा रहे हैं ना, उसका जो मार्केट प्राइस है ना, उसको हम लोग लेने वाले हैं। मार्केट प्राइस को हम लोग लेने वाले, कितने हिसाब से आप लोग बेच रहे हो, एक पर्टिकुलर गुड और सर्विस का मार्केट प्राइस जितना है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो जब आपके एमसीक्यू में आ जाएगा ना कि यार ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, वो हम लोग किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो आपको लिखना है बेटा कि अपन जो है, वो लोग मार्केट वैल्यू के ऊपर अपने गुड्स एंड सर्विस का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, ठीक है, फॉर दी जीडीपी। ये तो समझ में आ चुका है। अभी नेक्स्ट वाला देखो, एक एक पैराग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कोई भी पैराग्राफ का अगर आपको डाउट है तो एक बार रिपीट सुन लो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो सुनो, कमेंट सेक्शन है भाई मेरे, कमेंट करना जरूर। The product approach measuring national income involves adding up the value of all the final goods and services produced in the country during the year. Here we focus on various sectors of economy and add up all their production during the year. The main sectors whose production value is added up are, ये sector जो है ना, वो हम लोग देखने वाले। अभी कौन से sectors जो है जिनका हम लोग the product method use करके हम लोग उनका
कंट्रीब्यूशन जानते हैं वो सेक्टर्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अभी देखो मेन सेक्टर्स है, बस ये मतलब ये नहीं कि ये एकदम ये एग्जॉस्टेड है, ये लिस्ट एग्जॉस्टेड नहीं है, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टेड लिस्ट, दिस जस्ट अ सिंपल लिस्ट जिसमें जो हम लोग ऐड कर सकते हैं बाद में अलग भी और सारे सेक्टर्स है। ये जो है बस इतना ही है, लिमिटेड सेक्टर्स है, ये नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे सेक्टर्स है जो यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन ये जो है ये बस मेन सेक्टर्स है। सबसे पहला सेक्टर आता है अपना एग्रीकल्चर, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस एंड लास्ट में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। ये हो गया अपना दी प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से अगर कोई भी एमसीक्यू आया तो आप सकोगे, 100% सकोगे, सकना ही होगा यार, नहीं सकने से कैसे होगा, नहीं चलेगा। तो अगर डाउट हो तो फिर से एक बार समझ लेना। आ जाओ प्रिकॉशंस देख लेते हो ऑफ द प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। इसका कुछ प्रिकॉशंस है जो अपने को लेना है, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड प्रिकॉशन कैलकुलेट करने के समय कुछ प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। समझ में आ रहा है? आओ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग मैंने पहले भी बता चुका है, यहां से आपको रीड करना है, ठीक है, यहां से आपको रीड करना है, लेकिन मैं सिर्फ आपको हेडिंग समझा दूंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आएगा, प्रॉब्लम कैसे आ सकता है, प्रिकॉशंस, ठीक है। तो अगर आपका एमसीक्यू आया भी ना तो इनमें से आएगा। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने आपको बोला कि जो इंटरमीडिएट गुड है या फिर जो गुड अभी भी मैन्युफैक्चर हुआ नहीं है, फिनिश गुड हुआ नहीं, अगर वो आप काउंट कर लोगे तो इस साल में अगर वो आप काउंट कर रहे हो ना तो अगले साल क्या हो जाएगा, वो फिनिश गुड जो होके वो बन के निकल जाएगा ना, तब क्या हो जाएगा, उसको आप दोबारा काउंट करने वाले तो डबल काउंटिंग होगा। इसका मिस्टेक होता रहता है, ठीक है, उसका मिस्टेक होता रहता है। तो यहाँ पे क्या बोला, व्हेन वी ऐड अ वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ वेरियस सेक्टर्स वी शुड बी केयरफुल टू अवॉइड डबल काउंटिंग। दिस pitfall कैन बी अवॉइडेड बाय ईदर काउंटिंग द फाइनल वैल्यू ऑफ द आउटपुट, यहाँ पे होगा दी, ठीक है, द फाइनल वैल्यू ऑफ द आउटपुट, और बाय इंक्लूडिंग द एक्स्ट्रा वैल्यू दैट ईच फर्म एड्स टू एन आइटम। तो अपने को क्या करना है कि काउंटिंग करने के समय ना जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल आउटपुट है ना, वही काउंट करना है। तो उसी से हम लोग ये जो एरर हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो मिस्टेक होता है ना, ये जो डबल काउंटिंग का मिस्टेक होता है, प्रॉब्लम होता है ना, वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? वैल्यू एडिशन इन पर्टिकुलर ईयर। देखो यहाँ पर क्या बोला कि बहुत सिंपल है भाई मेरे, पहले जैसा एकदम सिंपल है कि पकड़ लो आपने ना एक पर्टिकुलर ईयर में, देखो पकड़ लो आपने 2019 में ना 2019 को आपने पकड़ लो 2000 यूनिट प्रोड्यूस किया। कितना यूनिट प्रोड्यूस किया? 2000 यूनिट आपने प्रोड्यूस किया। तो 2000 यूनिट आपने प्रोड्यूस किया, ये आप तो कहाँ क्या करने वाले हो, स्टॉक करके रखने वाले हो, स्टॉक करके रखने वाले हो। तो यहाँ पे क्या सब कुछ सेल हो जाएगा? नहीं होगा ना सेल सब कुछ। पकड़ लो 1000 सेल हुआ, 1000 अभी भी स्टॉक में है। तो इस साल 2020 को जो आप प्रोड्यूस करने वाले हो ना गुड्स, वो भी आप स्टॉक करके रखने ही वाले हो ना। तो यार पिछला जो 1000 यूनिट था और इस साल जो आप प्रोड्यूस करने वाले हो वो तो मिक्सअप हो जाएगा ना, उसका वैल्यू ऐड हो जाएगा इसके साथ। समझ में आ रहा है? उसका वैल्यू ऐड हो जाएगा कि यार वैल्यू ऐड इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। समझो एक चीज, बीन एडेड टू द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड गुड्स, ठीक है, उसका तो यार ये ऐड हो जाएगा ना, इस साल के साथ ऐड हो जाएगा। तो क्या आप इस साल का जो कैलकुलेशन है, इस साल का जो नेट आपका कंट्रीब्यूशन है वो आप कैसे बताओगे? क्या आप 3000 कैलकुलेट करके बताओगे पिछले साल का और इस साल का प्लस करके बताने वाले हो, वैल्यू ऐड करके बताने वाले हो? नहीं ना, अपने को बस करंट ईयर का बताना है, करंट ईयर का बताना है, ठीक है, करंट ईयर का बताना है अपने को। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए जीडीपी कैलकुलेट करने के टाइम ना, अपना जो जीडीपी कैलकुलेट करने के टाइम हम लोग क्या करते हैं ना, जो न्यूली प्रोड्यूस्ड विद इन द करंट पीरियड है ना, उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर न्यूली प्रोड्यूस्ड विद इन द करंट पीरियड। इस साल में 19 से लेके 20 तक, ठीक है, अभी देखो 18 से लेके 90 तक ये कौन सा साल है? ये हम लोग 19 का ईयर पकड़ते हैं ना, और 19 से लेके 20 तक ये हम लोग क्या करते हैं? 20 का ईयर पकड़ते हैं, है कि नहीं? तो 18 से लेकर 90 तक जो गुड्स आपने अभी भी स्टॉक में है उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करने वाले एक पर्टिकुलर ईयर में। समझ में आ रहा है? ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना, ये पर्टिकुलर गुड्स जो है, ये 18 और 19 का जो गुड्स है, ये पर्टिकुलर गुड्स है, ये तो कैरी फॉरवर्ड होके 19 और 20 में चला जाएगा, है कि नहीं? 19 और 20 में चला जाएगा। जब 19 और 20 में चला जाएगा इसका जो गुड्स है, तो क्या हम लोग 19 और 20 में जितना गुड्स हमने, जितना यूनिट हमने प्रोड्यूस किया, जितना गुड्स और सर्विस हमने प्रोड्यूस किया, और पिछले साल का जो हम लोग दोनों कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे? नहीं करेंगे हम लोग ऐड।
जो करंट ईयर का है ना वही हम लोग देखने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना कि जो पिछला साल का है वो हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है, ये अपना प्रिकॉशन है। देखो अच्छे से, ये प्रिकॉशन मतलब क्या कि ध्यान में रखना है, ये बात समझ में आ रहा है। अभी देखो और एक चीज, स्टॉक एप्रिसिएशन का मतलब क्या है। देखो एक चीज, ये जो स्टॉक एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, स्टॉक एप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है। देखो अगर कोई भी सामान, ठीक है, कोई भी सामान जो एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, उसका जो वैल्यू है ना वो इंक्रीज हो जाना, और डिप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है कि उसका जो वैल्यू है ना कोई भी प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का, उसका वैल्यू कम हो जाना। तो यहाँ पे क्या है, स्टॉक एप्रिसिएशन को संभाल के रखना, स्टॉक एप्रिसिएशन से संभाल के रखना, क्योंकि ना जो आपका स्टॉक है, आपका स्टॉक है, पकड़ लो आपका स्टॉक है, ठीक है, आपका स्टॉक है, पकड़ लो आपके स्टॉक में ना आपने एक पूरा गोदाम जो है वो जो अनियंस है ना, अनियंस प्याज से आपने भर के रखे, कांदे जो कहते हैं, तो अनियन से आपने भर के रखे। तो आपका भर के रखे हो आप लोग, ठीक है, स्टॉक में रखे हो आप लोग, क्योंकि आपको धीरे धीरे बेचना है, तो आपको धीरे धीरे बेचना है, आपने स्टॉक पे रखा है। अचानक उसका दाम बढ़ गया, अचानक क्या हो गया, उसका दाम बढ़ गया। तो हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम में ना आपका स्टॉक जो है ना उसका जो दाम बढ़ा है ना उसको हम लोग दाम नहीं बढ़ाएंगे। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम उसका दाम जो है वो हम घटा कर ही लेंगे, जो ओरिजिनल प्राइस है उसका, ठीक है, वही हम लोग लेने वाले हैं। क्यों लेने वाले हैं, समझो एक चीज, क्यों लेने वाले हैं, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है ना, आपके मैन्युफैक्चरिंग में कोई चेंजेस ही नहीं आया, आपका दाम बढ़ा क्योंकि मार्केट में चेंज आया ना, है कि नहीं। तो मार्केट में दाम बढ़ने से आपके जो स्टॉक है उसमें कोई चेंजेस आया नहीं, चेंजेस आया ना आपके स्टॉक में, आपने दाम क्यों बढ़ा के लेना है, क्योंकि मार्केट में चेंजेस आया। तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपने नेशनल इनकम में, क्योंकि यार अपना स्टॉक जो है उसका जो वैल्यू है वो बढ़ेगा कब, बढ़ेगा कब, जब आप नए कांदे मतलब नए स्टॉक आप लाओगे, तभी ना आपका स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा। मार्केट में चेंजेस आने की वजह से जो आपका दाम बढ़ रहा है, आप सोच रहे हो कि हाँ मेरा जो स्टॉक है उसका दाम बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका दाम हम बढ़ा के बोलने वाले हैं। आप बढ़ा के बेचो, बढ़ा के जो करना है करो, लेकिन नेशनल इनकम में ना वो हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। समझ में आ रहा है आपको, जो है आपका जो कंट्रीब्यूशन जो है, आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो उतना ही दिखाना है जितना था। समझ में आ रहा है। दिस इज नेसेसरी एज देयर इज नो रियल इंक्रीज इन आउटपुट। क्योंकि ये नेसेसरी क्यों है सर, एप्रिशिएट हो रहा है तो हम लोग दाम क्यों नहीं बढ़ा के बोलेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि ना देखो दिस इज नेसेसरी एज देयर इज नो रियल इंक्रीज इन आउटपुट। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को क्या कैलकुलेट, एक जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, एक जो पर्टिकुलर एंटरप्राइज है, प्रोडक्शन में काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है, जिस किसी भी काम कर रहा है, वो उसका प्रोडक्शन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है, कितना वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है ऑफ व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज, वो अपने को पता करना है। तो अपने को ये पता करना है कि आपने कितना वैल्यू प्रोड्यूस किया, ये नहीं पता करना है कि आपका वैल्यू बढ़ गया कम गया, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है। आओ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अभी समझो एक चीज, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन का क्या चीज है, क्या चक्कर है। नेक्स्ट है अपना एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का हम लोग पढ़ लेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड जो वो कैसा है सर। देखो एक्सपेंडिचर अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, द एक्सपेंडिचर अप्रोच मेजर्स नेशनल इनकम एज टोटल स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन नेशन ड्यूरिंग अ ईयर। देखो एक किसी भी पर्टिकुलर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा लगता है ना भाई मेरे, जो खर्चा लगता है ना उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे इन एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक है, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे इन एक्सपेंडिचर मेथड में। देखो क्या चीज है, द एक्सपेंडिचर अप्रोच मेजर्स national income as total spending on final goods and service produced within nation during a year. The expenditure approach to measure national income is to add up all the expenditures made for final goods and services at current market prices for household, farms and government during a year. तो अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, जितना भी खर्चा लगा ना अपन को, जितना भी खर्चा लगा अपन को क्या बनाने के लिए, फाइनल गुड्स बनाने के लिए या फिर सर्विस बनाने के लिए, वो हम लोग जोड़ देंगे। बस प्लस ही तो करना है भाई मेरे, बस प्लस करना है, ठीक है, जितना खर्चा हुआ वो प्लस करेंगे, प्लस करके एक्सपेंडिचर मेथड में दिखा देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है। अब देखो टोटल एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर और फाइनल आउटपुट दस इज द सम ऑफ 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कितने प्रकार के हैं और कितना सम करना है अपने को,
एक्सपेंडिचर मेथड में अपने को तो ये पता चल चुका है कि जितना एक्सपेंडिचर हुआ है, जितना खर्चा लग रहा है एक चीज बनाने में, वो हम लोग प्लस कर देंगे। तो वो कौन सा चीज है जो हम लोग प्लस करने वाले हैं भैया? एक है कंजम्पशन खर्चा, कंजम्पशन का खर्चा, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट का खर्चा, उसके बाद है गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, गवर्नमेंट का खर्चा, उसके बाद नेट एक्सपोर्ट का खर्चा। समझ में आ रहा है? अभी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम. It includes expenditure on all goods and services produced and sold to the final consumer during year. It includes all expenditure on goods and services. Consumption expenditure में क्या आता है? All the expenditure on all goods and services produced and sold to a final consumer during a year. ठीक है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का यही चक्कर है कि आपने एक गुड्स प्रोड्यूस करने में और उसको बेचने में कस्टमर तक जितना खर्चा लग रहा है आपका, ठीक है, वो आ जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंपोनेंट है ऑफ नेशनल इनकम। तो विच इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम अगर पूछ लिया तो बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टिक कर दियो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का क्या चक्कर है सर? इन्वेस्टमेंट इज द यूज ऑफ टुडेज रिसोर्सेज टू एक्सपांड टुमारोज प्रोडक्शन और कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द बिजनेस फार्म्स ऑन न्यू प्लांट्स, एडिंग टू स्टॉक टू एट इन्वेंटरीज एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। तो इन्वेस्ट क्या करते हैं हम लोग भैया? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेटा कल अगर अपने को कुछ बड़ा करना है ना तो आज इन्वेस्ट करना है। कल अगर अपने को कुछ बड़ा बनना है ना तो आज अपने समय को, टाइम को, डेडिकेशन को, सबको इन्वेस्ट करना है अपने पढ़ाई में, तो कल कुछ बड़ा हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो कल के चक्कर में जो हम लोग आज इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपना आज का खर्चा हो रहा है ना। आज क्या क्या खर्च कर रहे हैं हम लोग यार? टाइम खर्च कर रहे हैं, एनर्जी खर्च कर रहे हैं, सब कुछ खर्च कर रहे हैं पढ़ाई में। क्यों? क्योंकि कल अपने को कुछ बड़ा बनना है कि नहीं? तो वही अपने को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में देखने को मिल जाएगा कि जो प्रोडक्शन यूनिट्स है ना, जो प्रोड्यूसर्स है, वो लोग क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, वो क्या करते हैं? कल जो हमको बड़ा प्रोड्यूस करना है उसके लिए जो आज इन्वेस्टमेंट करना हो रहा है ना, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, कल उनको ना बहुत भारी मात्रा में सामान बनाना है, किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन बनाना है, तो आज अपन को क्या करना पड़ेगा? एक बहुत ही बड़ा मशीनरी जो है वो खरीदना पड़ेगा। तो उसको खरीदने के लिए हम लोग इन्वेस्ट करेंगे ना, क्योंकि कल अपने को बहुत सारा सामान क्या करना है? प्रोड्यूस करना है, भारी मात्रा में, भारी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो आज इन्वेस्ट करोगे तो कल प्रोड्यूस कर पाओगे, है कि नहीं? समझो। आ जाओ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या है? इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द नेशनल इनकम। बेटा सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट, इशारा देखो, इशारा। ठीक है, इशारा क्या है? सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है। एमसीक्यू में पूछ लेगा बेटा, ये इशारा है। It is the second largest component of national income. It includes all government expenditures on currently produced goods and services, but excludes transfer payment while computing national income. देखो, जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लग रहा है ना ऑन करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गवर्नमेंट को जितना भी हमको टैक्स देना पड़ रहा है, ये देना पड़ रहा है, वो देना पड़ रहा है, जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना, वो अपन को इधर में देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये अपना है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेट क्या है? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का क्या चक्कर है सर? नेट एक्सपोर्ट आर डिफाइंड एज टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट्स। जितना हमने इंपोर्ट किया ना बेटा और जितना हमने एक्सपोर्ट किया ना बेटा, उसका जो माइनस करके अपने को निकलता है ना, वो होता है अपना नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, जितना देखो टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट, मतलब पहले ई आएगा, पहले एक्सपोर्ट आएगा माइनस टोटल इंपोर्ट। ठीक है, जितना आएगा वो हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट, वो हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई मेरे? क्लियर है भाई मेरे? अभी देखो, नेशनल इनकम कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर साइड इज द सम ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय बिजनेस ऑन प्लांट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये नेट एक्सपोर्ट का चक्कर है। समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई मेरे? तो नेट एक्सपोर्ट क्लियर है? इतना ही याद रखना है बेटा, जितना हमने एक्सपोर्ट किया है और जितना इंपोर्ट किया है वो टोटल इंपोर्ट को माइनस करेंगे। किससे? टोटल एक्सपोर्ट से। नेट इंपोर्ट को नेट एक्सपोर्ट से नहीं, समझो चीज। टोटल इनकम टोटल इंपोर्ट को माइनस करना है अपने को टोटल एक्सपोर्ट से, तभी अपना निकल जाएगा नेट एक्सपोर्ट। समझ में आ रहा है? ये अपना नेट एक्सपोर्ट। ये हो गया आपका मेथड ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। अभी इसका प्रिकॉशंस देख लेते हैं। प्रिकॉशंस बहुत इजी है। प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग को देखने को मिल जाएगा, द एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द करंट ईयर। सेकंड हैंड गुड में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। Similarly, expenditure on purchase of old shares and bonds is not included. पुराना शेयर खरीद रहे हो बेटा, वो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद देखो, expenditure transfer payment by government such as unemployment benefits, old age pensions,
interest on public debts should also not be included before because no productive service is rendered in exchange by receipt of this payment. यार अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ओल्ड एज पेंशन जो गवर्नमेंट देते हैं, तो गवर्नमेंट को क्या करना है बेटा, गवर्नमेंट को नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम निकालने के टाइम में ना जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं, बूढ़े लोगों को पेंशन दे रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट दे रहे हैं, पब्लिक डेट है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे रहे हैं, तो उन सब चीज जो है ना वो हम लोग एक्सपेंडिचर के हिसाब में हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे, वो तो बेटर बेनिफिट से वो अलग से। समझ में आ रहा है ना, ये अपना प्रिकॉशंस फॉर एक्सपेंडिचर मेथड है। तो आज के लेक्चर में भाई इतना तक ही रहेगा, ये हम लोग देख चुके हैं। अगर ज्यादा मैं घुसेर दूंगा ना आपके दिमाग में तो आपका दिमाग हैंग मार जाएगा। प्रोडक्ट मेथड देख लिए और एक्सपेंडिचर मेथड देख लिए, कौन सा देख लिए, प्रोडक्ट मेथड देख लिए और एक्सपेंडिचर मेथड देख, कल इनकम मेथड देखेंगे हम लोग, ठीक है। कल क्या देखेंगे, इनकम मेथड और बाकी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अगर बच्चों अगर आपको ये चीज थोड़ा भी इजी लगा या फिर थोड़ा भी टफ लगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ सर इजी था, बहुत इजी था सर, कोई एकदम मतलब दरकार ही नहीं था सर आपके लेक्चर का, लेकिन फिर भी सर कोई बात नहीं सर, बहुत ही इजी था सर, बहुत इजी। हाँ बेटा, एक्सप्लेनेशन करने के बाद ना सबको इजी लगता है, एक्सप्लेनेशन समझने के बाद सबको इजी लगता है। तो अगर आपको इजी लगा तो कमेंट में बताओ कि हाँ इजी लगा सर, और अगर टफ लगा या फिर कोई भी डाउट्स है तो बिंदास होके आपको बस बोलना है कमेंट सेक्शन में कि सर ये डाउट है, क्लियर कर दो, मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है। आपको बस अच्छे तरीके से क्या करना है, पढ़ाई करना है। सो आज के लिए इतना था कि भाई लोग, थैंक यू सो मच गाइस, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।